हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ योजना बनाने के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पाठ योजना क्रम संख्या डाल देते हैं। पाठ योजना क्रम संख्या हमारी जो भी है एक्स वाई से है। फिर इधर हम दिनांक, जो भी तारीख में जिस पाठ को हमको पढ़ाना है, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय हमारे नागरिक शास्त्र, क्लास 6, वर्ग ए, कालांश 5, अवधि 35 या 40 मिनट्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर लिखते हैं हम प्रकरण लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन प्रकरण को लिखना नहीं है। यहाँ पर मैंने प्रकरण को लिख दिया है, बताऊंगा इसका मैं बाद में कारण। फिर आ जाते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है विषय से संबंधित होती हैं। जैसे हमारा जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, किस विषय को, हम नागरिक शास्त्र के विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, नागरिक शास्त्र विषय को। ठीक है, तो इसमें जैसे छात्रों की नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को आदर्श नागरिकता की शिक्षा देना, छात्रों में तर्क, निर्णय व चिंतन क्षमता का विकास करना, और छात्रों में समाज से संबंधित दृष्टिकोण का विकास करना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे कौन से होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, ये विषय से नहीं, प्रकरण से, टॉपिक से संबंधित होते हैं। जैसे छात्र राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र राष्ट्रीय चिन्ह के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और छात्र राष्ट्रीय गान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ओके, फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो इसमें जो है छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्या, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चित्र है, संकेतक है, रोलर बोर्ड है, चौक है, डस्टर है आदि। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पेज आता है हमारा, तो इसमें हमारा लिखा हुआ होता है यहाँ पर शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं जो पब्लिक टीचर एक्टिविटीज करता है, और यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, और इधर मूल्यांकन के प्रश्न होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे फिर यहाँ पर प्रस्तावना के प्रश्न पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर कौन पूछेगा, छात्र अध्यापक जो पब्लिक टीचर है वहाँ पर। जैसे हमारे देश में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे हमारे देश में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दशहरा, होली, दीपावली आदि पर्व मनाए जाते हैं। ये हमारा किस विधि से है, ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि से है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, इनमें राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, छात्र इनके उत्तर देंगे। इनमें राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर कौन से हैं, ये राष्ट्रीय पर्व हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे, इन दिवसों पर हमारे विद्यालय में देश गीत गाया जाता है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व तिरंगा झंडा फहराया जाता है। क्या फहराया जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, झंडा फहराने के बाद कौन सा गान गाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, झंडा फहराने के बाद क्या, झंडा फहराने के बाद कौन सा गान गाया जाता है। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। ओके, ये भी हमारे किससे, ये प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हमारे हो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि राष्ट्रीय गान से किस बात की पहचान होती है, राष्ट्रीय गान से देश की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जब तक समस्यात्मक प्रश्न पैदा नहीं हो जाता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या होगा हमारा कि राष्ट्रीय गान हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय गान हमारे देश का क्या है। समस्या पैदा हो गई, छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र सोचने लगते हैं इसका क्या उत्तर हो सकता है। तब उद्देश्य कथन में नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक कहता है कि छात्रों आज हम क्या, छात्रों आज हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान आदि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे राष्ट्रीय प्रतीक। ये जो मैंने बताया था कि प्रकरण कब लिखना है, राष्ट्रीय प्रतीक, अब हमको यहाँ पे लिखना है और इसको इन्वर्टेड कॉमा करके अंडरलाइन कर देना है। ओके, छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसका स्मरण भी करेंगे। ये कथन विधि के माध्यम से हमारे यहाँ पर हो जाता है। फिर आता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु हमारा कौन सा, राष्ट्रीय ध्वज। ये पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर, पूर्व ज्ञान अनुमान से हम जो है
इनको एक चित्र दिखाते हुए पूछेंगे। इसका विकास करना है हमें, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा शिक्षण बिंदु है, इस शिक्षण बिंदु का विकास करना है विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से कि ये चित्र किसका है, ये चित्र किसका है, कौन सा वाला, ये वाला चित्र। ये चित्र दिखाया जाएगा छात्रों को, पूछा जाएगा कि छात्रों ये चित्र किसका है। तब ये छात्र इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और इसका उत्तर देते हैं कि ये तिरंगे झंडे का चित्र है। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारा, तिरंगा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कब दी गई। छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र चिंतन करते हैं, सोचते हैं। पहला प्रश्न हमारा किसे था, प्रदर्शन विधि के माध्यम से, क्योंकि हमने सहायक सामग्री का प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न हो गया हमारे प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। तब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है, छात्र अध्यापक कथन करता है कि किसी भी देश की जन सामान्य की किसी भी देश की जन सामान्य की राष्ट्रीय भावना की जानकारी राष्ट्रीय ध्वज से होती है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एकता और अखंडता और भाईचारे का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को चक्रयुक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी गई। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तिरंगे के 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तिरंगे झंडे के मध्य में बना नीला चक्र, कौन सा, तिरंगे झंडे के मध्य में बना नीला चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं, हमें 24 घंटे उन्नति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। ठीक है, ये हमारा किसके था, कि सभी छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना था और इसमें मूल्यांकन के प्रश्न हम उनसे जो पहला शिक्षण बिंदु हमने पढ़ाया है राष्ट्रीय ध्वज, उसके संबंध में छात्रों ने कितना ज्ञान को प्राप्त किया उसके संबंध में मूल्यांकन के प्रश्न हम करते हैं। तो हमने प्रश्न पूछा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है, छात्र उत्तर दे देंगे सीधे सीधे तिरंगा। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, छात्रों ने अगर गौर से सुना है तो तीनों रंगों के बारे में वे चर्चा कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आता है कि राष्ट्रीय चिन्ह। पूर्व ज्ञान अनुमान पर विकासात्मक प्रश्न करेगा किसके संबंध में, राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा शिक्षण बिंदु उसका विकास के लिए। फिर पूछता है कि छात्रों ये प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ये चित्र को दिखाते हुए, ये हमारा इस चित्र को दिखाते हुए कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो प्रस्तुत चित्र में हम अशोक स्तंभ का चित्र देख रहे हैं। प्रदर्शन विधि के माध्यम से हो गया, सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन कि अशोक स्तंभ को हमारे राष्ट्र में किस रूप में पहचाना जाता है। छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न होता है और छात्र सोचने लगते हैं। तब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है, नवीन ज्ञान करता है और छात्र अध्यापक कथन प्रारंभ होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसको राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता 26 जनवरी 1950 में दी गई। इस राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक चक्र बना है। इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सदैव सत्य की ही जीत होती है। ओके स्टूडेंट, छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुना उन्होंने ये व्याख्यान विधि के माध्यम से। अब यहाँ पर हमारा जो होगा क्या मूल्यांकन का प्रश्न। नेक्स्ट क्या हमारे ये इसमें मूल्यांकन का प्रश्न किससे संबंधित, राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित मूल्यांकन का प्रश्न होता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। छात्र इसका उत्तर दे देंगे जहाँ से भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया अशोक की। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा राष्ट्रीय गान। कौन सा, राष्ट्रीय गान। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होगा कि प्रस्तुत चित्र में क्या लिखा है, क्योंकि हर एक शिक्षण बिंदु को किसी न किसी सहायक सामग्री के माध्यम से ही स्पष्ट करना चाहिए, तब सबसे ज़्यादा शिक्षण हमारा प्रभावी माना जाता है। ये हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, ये दिखाया जाएगा, छात्रों को पूछा जाएगा प्रस्तुत चित्र में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, छात्र इसको पढ़ भी लेते हैं और छात्र उत्तर देते हैं कि प्रस्तुत चित्र पर राष्ट्रीय गान लिखा है। ये प्रदर्शन विधि के माध्यम से होगा। ठीक है, प्रदर्शन विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है लगातार। यह गीत किसने लिखा है, छात्र सोच में पड़ जाते हैं, चिंतन करते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। फिर छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि से ये चल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप निश्चित स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप निर्धारित करने के बाद राष्ट्र के सम्मान हेतु अपने तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए राष्ट्रीय गान लिखा गया है। यह गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गान
एक निश्चित राग और स्वर में गाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका गायन केवल विशेष अवसरों पर होता है। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है जब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी अन्य राष्ट्रीय त्योहार पर हम अपने राष्ट्रीय झंडे को सलामी देते हैं, तब राष्ट्रीय गान गाया जाता है। संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सभी छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना और ये हमारा क्या मूल्यांकन का प्रश्न क्या हुआ, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे, क्योंकि शिक्षण बिंदु में राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम भी आया, उनके संबंध में बताया भी है, तो छात्र उसको देख लेंगे और गौर से सुना है तो उसको उत्तर भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आता है हमारा नेक्स्ट संक्षिप्तीकरण। जो पाठ को हमने पढ़ा है, जिन शिक्षण बिंदुओं को हमने पढ़ा है, कौन कौन से 3 शिक्षण बिंदु थे, उन तीनों शिक्षण बिंदुओं के संबंध में बताना, यानी कि नवीन ज्ञान संश्लेषण। तो छात्रों, आज हमने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान के विषय में अध्ययन किया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं स्मरण भी करेंगे। ये हमारा कथन विधि के माध्यम से। फिर आता है हमारा कि श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। क्या श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य, ये जो है नवीन ज्ञान का स्थायीकरण और कौन से कौशल, लिखना कौशल का इसमें विकास होता है। छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने को कहेगा और छात्रों के पूर्व दिवस के कार्यों को निरीक्षित भी करेगा और छात्रों की बैठने की मुद्रा को भी ठीक करेगा। छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट्ट से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे या उतारते हैं, ठीक है। ये बोलना लिखने विधि के माध्यम से, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। इस पर भी हमने पूरी जो डाटा जो एंट्रीज हैं, पूरी एंट्रीज पर पूरी की हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को दिखाया गया है, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड की सभी एंट्रीज पूरी हैं और प्रकरण जो चल रहा है उसको भी लिखा हुआ है। तो हमारे तीनों शिक्षण बिंदु इस पर लिखे हुए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय ध्वज में 22 जुलाई 1947 को चक्रयुक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी गई। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, अशोक की लाट से 26 जनवरी 1950 में माना है। यह भारत सरकार का चिन्ह है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय झंडे के सम्मान के लिए राष्ट्रीय गान गाया जाता है और इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आता है हमारा गृह कार्य। सबसे अंतिम बिंदु क्या है हमारा, गृह कार्य, अभ्यास वर्ग। इसमें जो है प्रश्न है, छात्र अध्यापक क्रिया में कहेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में अपने शब्दों में लिख कर लेकर आए। छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का शिक्षण बिंदु प्रकरण था कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में कंप्लीट हो गया। सभी छात्र ओके, थैंक यू।